Hello students, I am Sujin Bhardwaj and today I am taking the new topic of our lesson number 10 and the name of the topic is importance of Newton's law of gravitation. Importance of Newton's law of gravitation. In my previous video I told you about what is gravitation and what is Newton's law of gravitation. दोनों चीजें आपको बताई गई थी. Gravitation is a phenomena of attracting any two objects of this universe, and gravitational law, which was designed by Mr. Isaac Newton, that is equal to F capital G into m1 m2 divided by d square. Means if there are any two objects, say A and B, if they are placed by a distance d, उन दोनों के सेंटर का डिस्टेंस बताना हमने ये, and if it has the mass m1 and it has the mass m2, then they will apply a force. That force is directly proportional to the product of masses and inversely to the square of distance between them. ये सब कुछ प्रीवियस वीडियो में हो चुका है. अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज गो and see that video, then come to this. It will give you better understanding. अब ये जो लॉ है हमारे पास, जिसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोल रहे हैं, इस लॉ की एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है? इनिशियली द पीपल डिडंट हैव द आइडिया, लोगों को ये आइडिया नहीं था कि व्हाई आवर अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, व्हाई द थिंग्स फॉल्स डायरेक्टली टुवर्ड्स अर्थ. जब तक इस लॉ को नहीं बनाया गया था तब तक लोगों को आइडिया नहीं था. बस वो समझते थे कि समथिंग इज हैपनिंग, but why it is happening? तो this law makes the things to understand. इस लॉ की हेल्प से हम चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाए. क्या क्या समझा हम लोगों ने? सबसे आसान चीज आप देखते हैं चारों तरफ, लुक अराउंड यू. आप अपनी चारों तरफ देखिए. अपने रूम में इतनी सारी चीजें हैं एंड दे आर सेटल्ड एट देयर प्लेसेस. वो अपनी अपनी जगह पर टिकी हुई हैं. जबकि हम अर्थ के ऊपर बैठे हैं, द अर्थ विच इज कॉन्स्टेंटली रोटेटिंग एट ए वेरी फास्ट स्पीड. किसी झूले पर बैठ करके देखिए जो रोटेट कर रहा हो, यू विल फाइंड इट फॉल आउटसाइड. अगर एक स्टोन अपने हाथ में है, स्टोन को हम रोप से बांध लेते हैं. लास्ट वीडियो में भी मैंने ये एग्जांपल लिया था. उस स्टोन को अगर आप टाई करके घुमाने की कोशिश करेंगे, देयर विल बी टू केसेस. अगर इसी फिगर को मैं दोबारा रिपीट करूं, सपोज करिए ये आपका हाथ है, यहां पर स्टोन है, दिस इज द स्टोन. नाउ द स्टोन इज मूविंग अराउंड दिस सर्कुलर पाथ. स्टोन हमारे इस पाथ के ऊपर मूव कर रहा है. व्हाट इज हैपनिंग? स्टोन इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू गो अवे. देयर इज ए फोर्स कॉल्ड सेंट्री, CENTRI, FUGUL, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन आपका हाथ अंदर खींचने की कोशिश करता है. एक बॉडी जा रही है बाहर, दूसरा कह रहा है ये अंदर. इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल. सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर की तरफ खींचेगा चीजों को. तो हमारा बेटा ये जो ग्रेविटेशन है, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता चीजों के बीच में, तो ड्यू टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वी ऑल हैव बीन थ्रोन आउट इनटू द स्पेस. तो अब हमें समझ में आ गया है. ये जो लॉ है ये हमें समझाता है. लॉ की इंपॉर्टेंस है. बी केयरफुल, लॉ एंड फोर्स आर टू डिफरेंट थिंग. लॉ एक्सप्लेन करता है चीजों को और फोर्स एक्चुअल में एक्ट करता है. दो चीजों को खींच करके बांध के रखता है फोर्स, लेकिन लॉ अपने को समझाता है कि कितना फोर्स होगा, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा. So this law explains, पहली चीज, so this law explains point number 1, why the things are kept along with earth. यानी ये एक्सप्लेन करता है, keeps objects bind with earth, bind with earth. चीजें अर्थ के साथ क्यों बंधे हुई हैं? Why do ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट बाइंड. ये एक्सप्लेन करके बता देता है कि अर्थ में और ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स है, इसलिए चीजें यहां पर रहती है. सेकेंडली हमें बताता है
कि व्हाई द एटमोस्फियर इज अराउंड अर्थ। एटमोस्फियर अराउंड अर्थ, हमारी अर्थ के चारों ओर एटमोस्फियर क्यों है, एयर को किसने बांध के रखा है, ये लो एक्सप्लेन करता है कि एयर का अपना मास और अर्थ का अपना मास, दोनों एक दूसरे की मास की वजह से अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इसलिए एटमोस्फियर इज अराउंड आवर अर्थ। थर्ड ये एक्सप्लेन करता है कि व्हाई द रेन इज देयर, रेनफॉल होता है या स्नोफॉल होता है, ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीजन भी यही है कि ड्यू टू द फोर्स द मटेरियल कैन नॉट स्टे इन द एयर। थोड़ा सा हैवी होते ही, मास ज्यादा होते ही, मास के ऊपर, मास का प्रोडक्ट के ऊपर फोर्स डिपेंड करता है, मोर मास मोर फोर्स, सो द थिंग्स विल कम डाउन अलोंग द अर्थ, अर्थ की तरफ आती है। कई बार लोग ये भी पूछ लेते हैं अर्थ से, अर्थ उधर क्यों नहीं जाती, तो अर्थ एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, उसमें उतना ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं होता जितना फॉल करने वाले ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, ठीक है। फोर्थ हम कह सकते हैं व्हाई द मून एंड अदर सैटेलाइट्स आर अराउंड अर्थ, अर्थ के चारों ओर ये चीजें क्यों हैं, तो उसके पीछे भी यही है कि अर्थ और सैटेलाइट के बीच में एक नेचुरल फोर्स है, उस नेचुरल फोर्स की वजह से जो फोर्स इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो इनको बांध करके रखता है, ठीक है। और एक बात आती है हमारे पास, व्हाई द टाइड्स, व्हाई टाइड्स अकर, आपने सुना होगा देयर आर टू टाइप ऑफ टाइड्स, लो टाइड एंड हाई टाइड। बेटा जब कभी भी सन और मून हमारी अर्थ के क्लोज आते हैं, आप बच्चों को पता है कि सन और मून का जो पाथ होता है, या अर्थ का पाथ हम कहेंगे पर्टिकुलरली, ये अगर आपके पास अर्थ है यहां पर, तो मून मूव्स लाइक दिस, मून अलग अलग पोजिशंस पर रहता है लाइक दिस, ये मून की पोजीशन है, ये जो मैं जीरो जैसी बना दी, इट इज मून। अब आप देखिए एक बार मून बहुत दूर है लाइक दिस, और एक बार वो बहुत पास है, तो दिन में 2 बार पास आएगा, 2 बार दूर जाएगा। When it will come close, distance will decrease, डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो फोर्स इंक्रीज होगा, और अगर मून और ओशन के वाटर के बीच में फोर्स इंक्रीज होता है तो वाटर ट्राइज टू कम अप, दैट इज हाई टाइड। और जैसे मून दूर चला जाएगा अर्थ से, मून दूर जाते डिस्टेंस बढ़ गया, यानी आपका डिनोमिनेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो रिजल्ट कम हो जाएगा, फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा वाटर पर तो वाटर नीचे चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड लो टाइड्स। तो ये लो एक्सप्लेन करता है कि व्हाई डू टाइड्स अकर, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज हम इसमें कह सकते हैं कि हमारे पास पूरा जो यूनिवर्स है, व्हाई द यूनिवर्स इज एट इट्स ओन पोजिशन, दैट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ। माय पॉइंट इज क्लियर। तो ये आप बच्चों ने बहुत अच्छे से ध्यान करना है। मैंने आपको 5 और 6, छठा मैंने यूनिवर्स भी बोला है, 6 पॉइंट आई हैव टोल्ड कि ये लॉ हमारी दुनिया के इतने इंपॉर्टेंट फिनोमिनास को एक्सप्लेन करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इस लॉ की हेल्प से अगर अपने को फोर्स कैलकुलेट करना हो 2 ऑब्जेक्ट के बीच का, तो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि कितना फोर्स लगता है। सपोज करिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक हाथ में 1 kg, दूसरे हाथ में भी है 1 kg, और दोनों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, 1 kg 1 मीटर डिस्टेंस। तो हम कैलकुलेट करना चाहेंगे कितना फोर्स दोनों अप्लाई करते हैं, तो दिस फार्मूला कैन बी यूज्ड। इस फार्मूले को जैसे आप यूज करेंगे, द फोर्स विल बी, फोर्स कितना होगा, दैट इज इक्वल टू जी। जी की वैल्यू कितनी है याद करिए, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, G कैन बी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये G की वैल्यू है। 2 ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, और यहां पर भी 1 kg है, यहां पर भी 1 kg है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। हम देखना चाहते हैं कि कितना फोर्स वो अप्लाई करेंगे। एक टेबल के ऊपर एक स्टोन रखा है, दूसरा स्टोन रखा है, दोनों 1 मीटर के डिस्टेंस पर है, एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। आप करके देख सकते हैं घर में, इमेजिन करिए। अब हमारे पास ये 1, तो इसका मतलब मास हो जाएगा 1 into 1,
एंड डिस्टेंस कितना है 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर। अब बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का प्रोडक्ट भी 1 ही होता है, तो ये तो सारे का सारा कैंसिल हो जाएगा। सो द फोर्स विल कम इक्वल टू दिस मच। इसका मतलब ये हुआ कि दो ऑब्जेक्ट अगर एक एक केजी के हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो इतना होगा। अब क्योंकि ये फोर्स आ गया है सो यूनिट विल चेंज। यूनिट क्या बन जाएगी? न्यूटन। दैट इज द आंसर। सिंपल है ना? मतलब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने केवल फार्मूला याद करना है और जो वैल्यूज है उसमें पुट कर देंगे। ये दो ऑब्जेक्ट लिए हमने जिसमें दोनों का मास 1 किलोग्राम था। अब की बार हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर रखा हुआ है। कहां पर रखा गया बेटा? अर्थ के ऊपर। सपोज करो बच्चे ये अपनी अर्थ है बड़ी सी, यहां पर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ छोटा सा, इसका मास है केवल 1 kg और ये अर्थ के सेंटर से यहां से कितना दूर है? 6400 किलोमीटर। और जब हम इस 6400 किलोमीटर को मीटर्स में एक्सप्रेस करेंगे तो ये बनेगा 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। इतना बन जाएगा। याद रह जाएगी बात। और मास ऑफ अर्थ, अब देखो एक ऑब्जेक्ट है यानी m1 है 1 kg। मास ऑफ अर्थ को मैं कैपिटल M लिख दूं, बड़ी सी अर्थ है इसलिए कैपिटल लिख देते हैं, या m2 भी कह सकते हो। किसी बच्चे को कंफ्यूजन होता है m2 कह दो भाई। एक मास अर्थ का है, एक ऑब्जेक्ट का है। अर्थ का जो मास है वो हमारे पास होता है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। अब फिर से इस फार्मूले में हमने वैल्यूज को रखना है, इस फार्मूले में। तो F कैलकुलेट करेंगे, F इज इक्वल टू G 6.67 इंटू 10⁻11। अब की बार मैं यूनिट बीच में नहीं डालना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वैसे लिखनी चाहिए। इनटू मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास कितना है 1 kg, यहां 1 लिखिए। मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, ये सेकंड ऑब्जेक्ट हमारे पास 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट यहां पर है, अर्थ का सेंटर ये है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, आई विल पुट द डिस्टेंस दैट इज 6400 किलोमीटर। And 6400 kilometer can be written as 6.4 into 10⁶। That is in किलोमीटर की बजाय हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मीटर्स में। Again 6.4 into 10⁶। So all these figures they can be calculated. You can do the calculation actually to save the time. I am directly writing the answer. और डायरेक्ट आंसर जब हम लिखते हैं तो इट आंसर कम टू बी 9.8 न्यूटन, which can be roughly written as 10 न्यूटन। एग्जैक्ट 9.8 रहेगा, रफली हम 10 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है तो फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन ओवर 8। नाउ यू कैन कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन योर बॉडी। अगर अपनी बॉडी का मास, आपकी खुद की बॉडी का मास फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 50 kg है। इफ इट इज द मास ऑफ योर बॉडी देन हाउ मच फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन अर्थ? अर्थ आप पर कितना फोर्स अप्लाई कर रही है? एक बॉडी पर अगर 10 न्यूटन है, 1 किलोग्राम बॉडी पर, तो 1 के ऊपर अगर 10 न्यूटन है तो आप है 50, तो 50 का मतलब हुआ 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 500 न्यूटन। यानी अर्थ आपके ऊपर इतना फोर्स अप्लाई करती है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इस 500 न्यूटन को हम वेट भी कह सकते हैं, यानी फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज आल्सो कॉल्ड वेट। ठीक है, हालांकि वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है बट दैट इज द रीडिंग ऑफ वेट। तो ये चीज आपको ध्यान करनी है। और अगर आपने पूरी सेंचुरी लगा रखी हो, मान लीजिए मास के अंदर, एक बच्चा है वो कहता है सर मेरा 100 kg है, तो उसके ऊपर अर्थ कितना फोर्स लगाएगा? तो उस फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट गिव्स यू एग्जैक्टली 1000 न्यूटन। बात समझ में आती है? तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ कितना फोर्स लगा रही है, यू कैन गेट द आइडिया। आपके हाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट है 1 kg, 2 kg, 10 kg जितना भी है, तो उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर लेना रफली। एग्जैक्ट चाहिए तो 9.8 से, तो अपने को ये पता लग जाएगा। आपका स्कूल बैग है, मान लीजिए स्कूल बैग में 5 किलो वेट है। ठीक है, वेट कहना वैसे गलत है, 5 किलो मास है अगर उसका, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 50। इसका मतलब अर्थ उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रही है? 50 न्यूटन।
तो इस तरह से आप आइडिया ले सकते हैं किसी भी चीज के बारे में। तो हमारे पास दो केस हो गए। पहला केस हुआ 1 किलोग्राम के बीच में, जो हमारे पास आंसर आया था यहाँ पर 9 दैट वाज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जी। जब आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट का मास 1 है तो फोर्स हमारे पास इतना निकला था, दिस मच। दूसरे केस में हमने ये कहा ये हमारी अर्थ है और ये 1 kg ऑब्जेक्ट है, 1 kg ये आपकी अर्थ है। इन दोनों के बीच का जो फोर्स निकला है दैट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। राइट बेटा। अब हम दो बड़ी ऑब्जेक्ट लेते हैं, मान लीजिए एक मून है, दूसरा हमारी अर्थ है। अगर हम दोनों के बीच का फोर्स कैलकुलेट करना है, 3 केस हो जाएंगे आपके पास, दो बहुत हल्के थे, दूसरे केस में एक बहुत हल्का और दूसरा हैवी। अब की बार हम दोनों हैवी ऑब्जेक्ट लेते हैं। लेट इट इज अगेन आवर अर्थ, ये हमारी अर्थ है और इसके चारों ओर हमारा मून कहीं दूर मूव करता है, दिस मच। इट इज ए स्मॉल ऑब्जेक्ट से मूव। तो मून का जो मास होगा दैट इज स्मॉलर कंपेयर टू अर्थ, और अर्थ का तो कंपेरेटिवली ज्यादा होता है, आप सभी बच्चों को इस बारे में पता है। अर्थ का जो मास होगा उसको अगर m1 कहा जाए तो दैट इज इक्वल टू, अर्थ का मास हमने कितना पढ़ा है बताइए शाबाश। अभी पिछले वीडियो में आपको पिछले न्यूमेरिकल में आपको बताया था अर्थ का जो मास है दैट इज 6 × 10⁻24 किलोग्राम। और मून का मास अगर हम कहें m2 तो मून का मास अर्थ के मुकाबले में काफी कम होता है, दैट इज 7.4। कई बार बच्चे कहते हैं सर ये 6 है, ये 7.4 है, ये ज्यादा हो गया। नहीं, 10 की पावर देखनी है, इसके साथ 10 की पावर रहेगा 22। सो दिस इज द मास ऑफ मून। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम कहते हैं 3.8, यानी मून और अर्थ के बीच का ये जो डिस्टेंस है दैट इज 3.84 into 10⁵ इतने किलोमीटर ही। अब किलोमीटर में अगर मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो ये बन जाएगा आपके पास 3.84 into 10⁸ मीटर्स। अब तीनों चीजें मिल गया अपने पास, m1 भी हो गया है, m2 भी हो गया है, d भी हो गया है डिस्टेंस। g की वैल्यू अपने को पहले से पता है। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट, आई वांट टू गेट द आइडिया कि अर्थ और मून के बीच में कितना फोर्स है। F इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन द मून, और यू कैन से मून हाउ मच फोर्स इज अप्लाइंग ऑन अर्थ। बेटा ये जो फोर्स होता है ना ये म्यूचुअल होता है, ऐसा नहीं होता कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर उतना लगा रहा है, दोनों का बराबर फोर्स होता है। लेकिन हल्के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारी अर्थ की तरफ आ जाते हैं क्योंकि उनमें एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अर्थ भारी है इसलिए उतनी तेजी से उधर नहीं जाते। अगर आप एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बॉल भी उतना ही फोर्स लगाती है जितना अर्थ, लेकिन बॉल हमेशा नीचे आती है क्योंकि बॉल में एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाता है। जी की वैल्यू रखिए दैट इज 6.67 into 10⁻⁻11। m1 यानी मास ऑफ अर्थ दैट इज 6 into 10⁻24। m2 दैट इज 7.4 into 10⁻, यहां से 22 डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड करना है इस नंबर से 3.84 into 10⁸ into 3.84 into 10⁸. So now it is the big figure. I think easily you can do. 10 की जो पावर है पहले उन पावर्स को हम कैंसिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नंबर बच जाते हैं, डेसिमल अगर है तो डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं जीरो अप्लाई करके डाउन में, एंड वी कैन कैलकुलेट इट। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, मैं टाइम सेव करने के लिए डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, अदरवाइज आई कैन कैलकुलेट इट, बट उसमें वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है। इट इज 2.01 into 10⁻20 न्यूटन, 10 की पावर 20, बाप रे बाप, इट इज ए ह्यूज फोर्स। और इतना बड़ा जो फोर्स है तभी तो मून हमारी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। ऐसा थोड़ी है कि पापा ने कहा बेटा चंदा मामा है रस्सी बांध के ले आओ, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज ए ह्यूज फोर्स। तो इस बात से अपने को यह आइडिया लगा कि हमारे पास जो यूनिवर्सल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में बहुत कम भी हो सकता है और बहुत ज्यादा भी हो सकता है। अगर उनका मास बहुत कम है, जैसे 1 kg के ऑब्जेक्ट थे, तो देखो यहां फोर्स आया 10 की पावर -11, और जब आपके पास ये 1 kg है और दूसरी साइड पूरा अर्थ है तो वहां फोर्स आया 9.8 न्यूटन। वहां 10 की पावर -11 था, यहां 9.8 या अप्रोक्सीमेटली 10 आया,
और यहां कितना आ गया 2 × 10⁻20। इसका मतलब ये हुआ कि सन और अर्थ के बीच में तो और भी ज्यादा फोर्स होगा। और यही वजह है हमारा सोलर सिस्टम या हमारा यूनिवर्स अपनी अपनी प्लेस के ऊपर मेंटेन्ड है, उनमें एक बैलेंस बना हुआ है। उन सभी के जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बैलेंस रहते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी आर स्टेबल इन आवर यूनिवर्स। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसमें मैंने आपको 2 चीजें मेनली शेयर की हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आप बच्चों को बताया कि हमारे जितने भी नेचुरल फिनोमिना है उन नेचुरल फिनोमिना को ये लॉ अब अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। लॉ एक्सप्लेन करता है, फोर्स बांध के रखता है। फिर से क्लियर कर देता हूं। फिर हमने 3 केस लिए, 2 बहुत हल्के ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स स्टडी किया, एक हल्का 1 kg, दूसरा हैवी अर्थ, और फिर 2 हैवी ऑब्जेक्ट, एक मून और एक अर्थ। सो इससे अपने को पता लगा जैसे जैसे मास बढ़ता चला गया फोर्स के अमाउंट भी बढ़ते चले गए। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।